भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, दोनों ही सरकारें अब ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं उनको शिक्षा देने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रही हैं। लेकिन ऐसे में एक निजी संस्थान भी है जिसका नाम है नेहनीड़, वो भी कुछ पीछे नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चों को जो प्रतिभाशाली हैं और पढ़ने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके परिवार की हालत माली है, उनसे ये लोग संपर्क करते हैं और उन बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाते ही नहीं, उन बच्चों के यहाँ पर रहने से लेके खाने तक की व्यवस्था भी की जाती है। मेरे साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस नेहनीड़ के, अरविंद ओझा जी, वो भी हैं और कुछ जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर हैं, स्टूडेंट हैं। ये अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग शहर से आए हैं क्योंकि अंदर कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए कुछ ही बच्चों से यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन उनसे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरविंद ओझा जी, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो ये संस्था चलाने के लिए। धन्यवाद। ये बताएं कि जो गरीब बच्चे हैं, जिस तरीके से आपने चुन चुन के कह सकते हैं कि चुन चुन के इन बच्चों को निकाला है आपने, और अब एक यहाँ पे इनको आश्रय के साथ साथ शिक्षा और रहना खाना सब कुछ आपने दिया है, तो ये आइडिया आपके माइंड में कैसा है? हमारे एक कार्यकर्ता हैं कन्हैया जी, उनके साथ बैठ कर के हम सब लोगों ने एक बार चिंतन किया तो हमको ध्यान में आता है कि जो स्लम बस्तियां हैं उनमें बहुत सारी कंस्ट्रक्शन लेबर है। उनके पिताजी आज यहाँ काम कर रहे हैं, 6 महीने बाद उनको कहीं और काम मिल गया, वो छोड़कर चले गए। बच्चों का एडमिशन उन्होंने करा दिया, लेकिन अब पिताजी चूँकि चले गए, परिवार चला गया, तो बच्चा कहाँ जाए? तो बच्चों को बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। ऐसे रिक्शा चलाते चलाते यहाँ पर हैं, कल कहीं और चले गए। जो लोहार जाती है, जो सड़क पर बैठ कर के काम करती है, आज यहाँ पर है, कल वहीं है। घुमन तक के रूप में बेचारे घूमते रहते हैं, तो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं? तो वहीं से ये विचार निकल करके आया कि इन बच्चों को जो इनमें प्रतिभावान हैं उनको एक स्थान पर लाया जाए और वहीं पर इनके रहने खाने इसकी व्यवस्था समाज करे और समाज उनकी चिंता करे और वो बड़े होकर के देश के लिए कुछ काम करें। अच्छा, जो बच्चे हैं, अब मैं देख रहा हूँ लगभग 31 यानी 31 बच्चे शायद यहाँ पर हैं आपके यहाँ पे, तो कहाँ के बच्चे हैं ये? सहारनपुर, बरेली, मथुरा, आगरा, मुरादाबाद, मेरठ, ये जो कमिश्नरी क्षेत्र है, इस क्षेत्र के मूल रूप से बच्चे हैं। अभी चूंकि पहला कार्य शुरू हुआ है, 1 वर्ष हुआ है इस कार्य को प्रारंभ किए हुए, इसे धीरे धीरे इसको अखिल भारतीय स्वरूप भी देंगे, लेकिन अभी पहला एक प्रयोग है और इस नाते से एक प्रयोग के नाते यहाँ पर ये प्रारंभ किया। इसी क्षेत्र के बच्चे हैं। अभी एक ही केंद्र आपने बनाया, बाकी पूरे भारतवर्ष में ये केंद्र चलाने की उम्मीद है आपको? भगवान जैसा जैसा हमको सामर्थ्य करे देगा, उस हिसाब से समाज के आधार पर हम भिन्न भिन्न स्थानों पर उसको चलाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन चलिए, बात आपने बताया कि इन बच्चों को अलग अलग शहरों से लाए हैं, लेकिन इन बच्चों से संपर्क कैसे हो पाया आपका और इनकी व्यवस्था यहाँ कैसे होती है? हमारे संपर्क के बहुत सारे कार्यकर्ता पूरे स्थानीय स्थानों पर हैं। उन्होंने, और रीमा बहन जी जो हमारी इसकी सचिव हैं, उन्होंने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से उन बस्तियों में गई, जा कर के सर्वे किया और उनने पूछा कौन कौन बच्चे प्रतिभावान हैं, उन बच्चों की लिस्ट बनाई, फिर उनको आमंत्रित किया और 1 सप्ताह के लिए यहाँ पर ला करके रखा। उसमें उनकी सारी व्यवहार कैसा है, उनका आचरण कैसा है और वो पढ़ने में कैसे हैं, सामाजिक एक्टिविटी कैसी है, उस सब के आधार पर संकलित करते हुए उनका चयन किया और वो चयनित विद्यार्थी ही यहाँ पर हैं। एक लगभग 120 बच्चों के करीब यहाँ पर आए थे, उनमें से ये चयनित हैं। जो इनका खर्चा है, आय जो इनका व्यय होता है, पढ़ाई पे हो, चाहे रहने पे हो, चाहे भोजन पे हो, तो उसकी जिम्मेदारी कहाँ से, वो सब कहाँ से पूरा हो पाता है? अभी क्योंकि अभी हमने ये कार्य प्रारंभ किया है, तो ये जन सेवा न्यास जो मेरठ में चलता है पहले से ही, उसमें माधव कुंज के नाम से ये यहाँ पर है, विद्यालय भी चलता है उनका। तो उसी संस्था ने, जनसेवा न्यास ने हमको ये अपना स्थान उपलब्ध कराया। इसके अंदर 30 बच्चों के रहने की, भोजन की व्यवस्था जनसेवा न्यास भी कर रहा है और हम अपने सामर्थ्य जैसे जैसे इकट्ठा कर रहे हैं तो हम भी ला करके उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो जनसेवा न्यास का एक बड़ा सहयोग इसको यहाँ पर प्रारंभ करने में रहा है। चलिए, अगर हम इनकी पढ़ाई की बात करते हैं, इनकी क्लास की बात करते हैं, तो किस क्लास से किस क्लास तक अब इनकी जिम्मेदारी लेंगे और क्या उसके बाद फिर इनका फ्यूचर क्या होगा? सबसे बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने कि व्यक्ति पढ़ना तो प्रारंभ करता है, पता लगा 12वीं तक पढ़ा और उसके बाद भी फिर छोड़ दिया, फिर वो कहाँ गया किसी को पता नहीं। हमने संकल्प लिया है कि इन बच्चों को जहाँ तक जो पढ़ना चाहेगा वहाँ तक उसको पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। अगर कोई नहीं पढ़ पाता है तो कोई ITI करना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, भिन्न भिन्न क्षेत्र में जहाँ भी जाना चाहता है वो वहाँ पर उसमें उसको भेजते रहेंगे। और जो श्रेष्ठ बनना चाहता है और अधिक पढ़ना चाहता है, तो IAS की भी तैयारी करना चाहता है, तो उसको भी हम कराएंगे, IAS PCS की तैयारी तक भी कराएंगे।
यानी कि बच्चा जब यहाँ ज्वाइन करेगा उसके बाद नौकरी तक आप उसका पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल, उसकी शिक्षा के बाद में जिस क्षेत्र में भी वो जाना चाहता है उस क्षेत्र में हम किस प्रकार से कंपटीशन की तैयारी करा करके और उनको उस माध्यम से उसको भेजने का प्रयत्न करेंगे, उसका पूरा चिंता करेंगे तब तक के लिए जब तक कि वो हमारे पास में। चलिए, ये तो पढ़ाई की बात हुई, लेकिन अगर मैं परिजनों की बात करूँ, जैसे इन बच्चों के परिजन हैं, अगर वो मिलना चाहें तो क्या मिल सकते हैं और कैसे वो इनसे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं? अभी हमने ये रखा था कि त्यौहार पर भी हम नहीं भेजेंगे और पूरा वर्ष हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार के वातावरण से में ये सब लोग रहे हैं उससे थोड़ा सा पहले इनको अलग होना चाहिए और समाज के बीच में समरस होने के लिए इनको थोड़ा समय मिले। लेकिन कई बार बच्चों है मन करता है, तो इस बार जैसे दीपावली पर उनके अभिभावकों को बुलाया तो उनके साथ उनको भेजा था। प्रयत्न ये करेंगे कि किसी त्यौहार के अवसर पर वर्ष में 1 या 2 बार ये अपने परिवार के साथ जाकर रहें। बाकी समय परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो उसको मिलने की अनुमति है, लेकिन यहाँ पर परमानेंट रह करके 2 या 3 दिन रुक करके उन किसी भी अभिभावक को अनुमति नहीं देते हैं। बिल्कुल, यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? देव कुमार। देव कुमार जी, कहाँ से आए हो आप? ग्रेटर नोएडा। कैसे यहाँ तक पहुँचे थे आप, नई नीड तक? नई नीड तक हम हमारे एक सर जी थे, तो मेरा ना वो गरीब परिवार गरीब था, तो इतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी कि मैं पढ़ सकूं। तो मैं जिस फाउंडेशन में पढ़ने, तो वहाँ पर एक मेरे घर आकर सर जी ने कहा कि एक संस्था है नई नीड, आप उसमें जाना चाहेंगे, आप वहीं पर रहेंगे, सब कुछ करेंगे वहीं पर। तो हमसे पूछा, तो हमने कह दिया हाँ पढ़ लेंगे। तो फिर जब फॉर्म भरा, फिर यहाँ पर हम आए थे, जब 7 दिन तक रुके, फिर हमारे सारी 25 तरीके की परीक्षाएं ली, तो उसमें जो सफल हुआ उसका चयन हुआ और मैं ऐसे आ गया था यहाँ पर। तो परिवार में वो कितने लोग, कितने भाई बहन हैं आपके? मेरे 4 भाई हैं, 1 बहन है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी बेलदारी करते हैं। सबसे बड़े आप ही हो? नहीं, मुझसे 2 भाई बड़े हैं। वो क्या करते हैं? वो बड़ा भाई भी काम करता है, छोटा भी। किस क्लास में हो आप? 7th। याद नहीं आती आपको अपने परिवार की यहाँ रहने के बाद? आती है, पर पढ़ना है तो सब कुछ त्यागना पड़ेगा। त्यागना पड़ेगा सब कुछ। तो क्या बनना चाहोगे आगे चल के आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और अभी यहाँ का अगर मैं माहौल की बात करूँ, व्यवहार कैसा है, कैसा माहौल है यहाँ का? खाना पीना वो सब रहना? यहाँ पर बहुत अच्छा व्यवहार है। घर की याद भी अब मुश्किल से आती है, पहले आती थी बस कुछ ही दिन। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये बताओ आपकी उम्र कितनी है? मेरी 12 साल। किस क्लास में हो? 7th। तो देखा, ये 7th क्लास का बच्चा है और 12 साल की उम्र है, जिसने कहा कि अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ त्याग भी करना बहुत ज़रूरी है। तो इस बच्चे से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत भी है हम लोगों को। भैया, आपका क्या नाम है? सुंदर। सुंदर जी, कहाँ से आए हो और किस क्लास में आप यहाँ? मैं मथुरा से आया हूँ, मैं क्लास 7th में। अच्छा, आप कैसे पहुँचे यहाँ तक? मैं भी ऐसे ही कुछ, मेरा परिवार भी गरीब है और वहाँ पे पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो किसी सरकारी स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ से भी कुछ पढ़कर कुछ वो नहीं होता था। तो फिर एक बार हमारे यहाँ पे NGO चलता है, जस्टिस फॉर चिल्ड्रन एटीज स्कूल, उसमें सतीश चंद्र शर्मा जी हैं, हमारे सर हैं वो, उनके पास आया फॉर्म, तो उन्होंने कहा कि एक मेरठ में संस्था चल रही है नई नीड फाउंडेशन, तो तुम जाओगे? मैंने कह दी जाऊंगा। तो वो कह रहे रोना मत, वहाँ पर कुछ गलत मत करना। मैंने कह दी कुछ नहीं गलत करूँगा, अच्छे से रहूँगा वहाँ पे सबसे मिलकर। तो ऐसे ही रहे। फिर यहाँ पे फिर 25 तारीख का टेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे फिर चयन हो गया। क्या करना चाहोगे आगे चलकर? और यहाँ का माहौल, पहले मैं यहाँ के माहौल की बात कर रहा हूँ, यहाँ का माहौल कैसा है, रहना, खाना और पढ़ाई, क्या क्या? वो सब दिनचर्या के हिसाब से है। सुबह उठते हैं तो सभी सेवा से निवृत्त होके फिर अपनी प्रार्थना करते हैं, फिर अपने योग करके फिर यहाँ की अच्छी है और खाना आना भी सही टाइम पे मिलता है और घर की भी याद नहीं आती है। घर की याद आती है तो रीमा दीदी हैं हमारी माँ समान, और घर की याद आती है तो वो है ही कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब भी कुछ पाने के लिए कुछ खोगे? क्या बनोगे बड़े होके? आर्मी में। कब तक रहोगे यहाँ पे? अब जब तक आर्मी में नहीं पहुँचाता तब तक यहीं रहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये भी देखा आपने, छोटे छोटे बच्चों के जो विचार हैं, उन विचारों से वास्तव में कुछ सीख लेने होते हैं। और भी छोटे बच्चे हैं, उनसे भी बात करूंगा। भैया, आपका क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक जी, कहाँ से आए और कैसे आए हो यहाँ पर? गाजियाबाद से आया हूँ मैं पहले शाखा में जाता था, तो वहाँ पे कार के सर जी हैं,
तो उनको मेरे घर की हालत पता थी कि मेरे पापा बेड रेस्ट पे और मेरी मम्मी काम पे जाती हैं बस। तो उन्होंने नए नीड के बारे में बताया मुझे, फिर एक फॉर्म भरवाया, फिर उसके बाद रीमा दीदी और कन्हैया भैया आए थे वहाँ पे, फिर हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद हम यहाँ पे आए, फिर हमारी वही 25 प्रकार की वो टेस्ट हुआ, 25 प्रकार का, फिर उसके बाद हमारे यहाँ चयन हुआ। अच्छा, कौन सी क्लास में हो, कितनी उम्र है? 5th क्लास में। और उम्र कितनी है आपकी? उम्र 11 साल। और पापा को क्या हुआ, कैसे पिताजी आपके बेड रेस्ट पे हैं? साइटिका की बीमारी है। बिल्कुल। तो क्या बनना चाहोगे आगे चल के आप? CID। बिल्कुल। CID बनना चाहोगे, क्यों? क्योंकि CID बहुत अच्छा लगता है। CID देखते हो आप? बिल्कुल, CID देखते हैं, CID बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सभी के विचार लगभग एक जैसे हैं। और इस बच्चे के तो जो पिताजी हैं वो भी बेड रेस्ट पे हैं। क्या नाम बेटा आपका? आयुष। आप कहाँ से आए हो, क्या करना चाहते हो आगे चल के? मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ और मैं बड़ा होके इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ। इंडियन आर्मी में जाओगे, क्यों? क्योंकि मुझे देश की सेवा करनी है। देश की सेवा करनी है। कितनी उम्र है? 12 साल, 12 years old। अच्छा, 12। अच्छा, और अभी किस क्लास में हो? 3rd में हो? अच्छा, यहाँ तक कैसे पहुँचे थे आप? हमारे जो मिथिलेश सर हैं उन्होंने हमारे अंकल को फॉर्म पहुंचाया था और अंकल ने हमारे फॉर्म भरवाए थे। तो फिर हमारे यहाँ 2 मार्च को यहाँ पे आए थे और फिर 7 मार्च तक यहाँ पे हमारा ये था। बताओ, पिताजी क्या करते हैं आपके? हमारे पिताजी वो गाड़ी साफ करते हैं, गार्ड की नौकरी करते हैं और माली का काम करते हैं। अच्छा, तो देखा, ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके परिवार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या है और इनमें जज्बा है देश के लिए कुछ कर दिखाने का। आज उस जज्बे को पंख दिए नेहनीड़ ने और इन बच्चों को अब आगे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी नेहनीड़ ले रहा है। मेरठ से सावन के साथ लोकेश टंडन, ITV।